Students, today we are starting our new chapter of history, chapter 3rd, ruling countryside. So before starting this chapter, I want to tell you that कि जो हमारे ब्रिटिशियंस थे, they have controlled our country after some time, not starting. So in this chapter we will learn that कि जो हमारा कंट्री साइड में क्या मीन क्या है, कि रूलिंग फॉर द कंट्री साइड, रूलिंग ऑफ कंट्री साइड का मीन क्या है कि कंट्री साइड जो विलेजेस थे उस साइड में उन्होंने एंट्री करनी क्या कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी। और जो अपना वर्क था, ट्रेड था, वो भी क्या था, उन्होंने कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। पहले वो स्टार्टिंग में कहाँ पे आए थे, सिटीज़ के अंदर आए। आफ्टर दैट दे हैव स्प्रेडिंग देयर पावर इन द विलेजेस ऑल्सो। सो ये आपको जो पिक्चर दिखाई दी गई है, इसमें क्या है, द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड टूवर्ड्स इंडिया ऑन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो इन्होंने ट्रेड था, ये फर्स्ट इंग्लिश शिप था जो क्या था, ट्रेड के लिए रवाना किए गए थे, वो 18th सेंचुरी में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सो ये जो आपके ब्रिटिशियंस का जो हम यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ड्यू टू दिस क्या रीज़न था कि इनको इंक्लूड किया गया था। जो आपको बैटल ऑफ प्लासी था, लास्ट चैप्टर वी हैव लर्न दिस कि बक्सर की जो फाइट थी और जो बैटल ऑफ प्लासी था, आफ्टर दैट दीवानी स्टार्ट की गई थी, किसको गिवन कर दी गई थी, ब्रिटिशियंस को। सो ग्रांट ऑफ दीवानी एंड फाइनेंशियल पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड दीवान ऑफ बंगाल ऑन 12 अगस्त 1765। जो दीवानी था, जो हमारे बंगाल के जो भी नवाब थे, उन्होंने क्या किया था, अपना जो पावर थी, जो दीवानी थी, मतलब वो क्या था कि पपेट, जो ब्रिटिशियंस थे उनके सिर्फ पपेट बनकर रह गए थे जो हमारे नवाब थे, और उन्होंने अपनी कंट्रोल कम्प्लीटली पावर हैज़ गिवन दे टू ब्रिटिशियंस। तो इंग्लिश कंपनी जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो 12 अगस्त 1765 में उनको क्या मिल गई थी, दीवानी। तो दीवान का क्या रोल था कि ये किसके थ्रू गिवन किया गया था, बाय देन मुगल एम्पर शाह आलम सेकेंड। The company became of the chief financial administrator of the territory of Bengal. So बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने क्या कर दी, दीवानी ग्रांट कर दी थी, किसको, जो ब्रिटिशियंस थे 1765 में। सो आफ्टर दैट क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल जो सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन था बंगाल का, जो टेरिटरी के अंडर था, वो कम्प्लीटली कंट्रोल किसके थ्रू किया गया था, ब्रिटिशियंस के थ्रू। Company officials understood one important aspect of expanding their base in India. उन्होंने क्या था, स्प्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, अपना जो बेस था वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि कंट्री साइड में भी, जो पास में जो कंट्री साइड था, वहाँ पर अपना इम्पोर्टेंस बनाए रखना, कि वो जानते थे कि विलेजर्स की वहाँ पर क्या प्रेफरेंस है, कि जो कंट्री साइड जो पीपल हैं, पास्ट से ही उन्होंने क्या है, अपने रूल रेगुलेशंस क्रिएट किए हुए हैं, तो उनकी वो क्या है, इन्वॉल्वमेंट है, वो अपनी जो अथॉरिटी है उसको क्या है, एज इट इज़ इंजॉय करते रहें, बट वर्क अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशियंस दे शुड डू। कंपनी वांटेड टू बी केयरफुल नॉट टू अनॉय दोज पीपल। यहाँ पर मेन एम क्या था ब्रिटिशियंस का, कि बेनिफिट तो उठाना था लोगों का, बट साथ में क्या करना था कि जो लोग थे वो उनको क्या था, अपने अपोजिट नहीं करना था, मतलब उनको अनॉय पीपल नहीं करना था। वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि लोग उनके अपोजिट रिएक्शन दें। सो ये जो आप पिक्चर देख सकते हो, रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, ये क्या था, एक पिक्चर रॉबर्ट क्लाइव ने बनवाई थी, किसके थ्रू, जो उनका आर्टिशियंस था वो क्या था, रॉबर्ट क्लाइव के लिए भी पिक्चर्स क्रिएट करता था। सो उसी ने ये उस टाइम की जो पिक्चर थी क्रिएट की, कि दीवानी जब उसको दी गई थी ब्रिटिशियंस को बाय नवाब। सो उस टाइम की क्या है कि पिक्चर शो की गई है। एक्चुअली दिस टाइप ऑफ पिक्चर क्या थी, ये क्या थी, बनाई गई है कि इतने आलीशान महल में, और इसके अंदर इसको क्या है, दीवानी के लिए पेपर्स वगैरह गिवन किए जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जो वहाँ पर बिल्कुल ही एक टेम्प्रेरी सा हॉल बनाकर उसके अंदर उनको क्या किया गया था, दीवानी ब्रिटिशियंस ने हमारे इंडियन नवाब से ले ली गई थी। सो ये क्या था, एक पिक्चर बाद में बनाई गई है, ताकि जो कमिंग जनरेशन्स हैं वो क्या सोचें कि इतने ऐशो आराम के साथ और इतने कंफर्टेबल बिहेव के साथ उनसे क्या था, हम लोगों ने क्या लिया है, दीवानी एक्सेप्ट की थी। सो
अब जैसे ही फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशियंस के हाथों में आ गया तो उनका मेन मोटो क्या रहा, ग्रोथ ऑफ रिवेन्यू। कंपनी वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग रिवेन्यू सो दैट इट्स ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस वुड बी फाइनेंस्ड। अब कंपनी ने क्या कहा था कि हमारा जो ट्रेड है वो कंटिन्यूसली इतना रिवेन्यू कलेक्ट करे कि हमारा जो ट्रेड है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहे। बट इसके पीछे क्या था कि एक रीज़न क्या था कि वो किस बेस के ऊपर वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स, जो लोगों के एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था उससे वो सब कुछ कर रहे थे। सो इन्होंने इसके लिए क्या किया, एक रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट क्रिएट किया गया कि जो हमारा, हम जिसको क्या बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो कहते हैं, आपका रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट जो आप कहोगे कि एग्रीकल्चर के अंदर ये सिस्टम क्रिएट किया गया कि उनको लोगों के ऊपर क्या था कि एक फिक्स जो टैक्स था वो अप्लाई किया गया एग्रीकल्चर एरिया में कि लोगों के ऊपर क्या है, ना इसको हम इंक्रीज़ करेंगे ना इसको डिक्रीज़ करेंगे, ये लोगों को कहा गया था। बट लुक वाइज तो ये क्या था कि बेनिफिशियल है लोगों के लिए कि मतलब वो अपने ग्रोथ भी कर सकेंगे क्योंकि एक ही टैक्स उनको पे करना है। बट वहाँ पर क्या था, देयर वॉज सम प्रॉब्लम। व्हाट वॉज दीज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या उसे होती हैं, क्योंकि जो बंगाल की जो इकोनॉमी है वो डीप क्राइसिस में क्यों चली गई, इसके पीछे रीज़न था कि लोग, इन्होंने क्या किया था, जो कंपनी थी वो लो प्राइसेस पे हमारी गुड्स को परचेज करती। सो जो फार्मर्स थे एग्रीकल्चर एरिया के, दे आर गोइंग डाउन, so they can't accept that कि we will pay to so much dues. Peasants were not able to pay the due. Production by the artisans decline and farm production also decline. So both जो हमारे आर्टिशियंस थे उनका भी क्या था, प्रोडक्शन मशीनरीज वगैरह आने से क्या हो गया, डाउन चला गया। वो भी अपना प्लेस छोड़कर कहाँ चले गए, दे हैव मूव अनदर प्लेसेस। बंगाल की जो इकोनॉमी थी इट वॉज under the crisis. In 1770 ट्राइबल फेमाइन हिट बंगाल। अब ये क्या था, एक टेरिबल फेमाइन भी आया था। उसके अंदर क्या हुआ, 10 मिलियन जो पीपल थे उनकी डेथ भी हो गई थी ड्यू टू स्टारवेशन, ड्यू टू फेमाइन। क्या था कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड वहाँ पर कम हो गया। सो ये सब कुछ क्या हुआ कि कॉमन पीपल जो थे वहाँ पर एक प्रॉब्लम। सो नाउ वी आर लर्निंग अबाउट रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, फर्स्ट बैरन क्लाइव, जो दैट ऑल्सो नोन एज द क्लाइव ऑफ इंडिया। इनको क्या था, क्लाइव ऑफ इंडिया भी कहा गया। कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो ब्रिटिशियन ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, मिलिट्री थी, पुलिस, ये पॉलिटिकल सुप्रीमेसी में भी थे, जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी टुगेदर। ये वॉरेन हेस्टिंग के साथ ये क्या थे, एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या था कि ब्रिटिश इंडिया को क्या था, क्रिएट किया था। ही ऑल्सो सेट फॉर टू बोरोज एज अ टोरी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन ग्रेट ब्रिटेन। शो जो भी उस टाइम जो हाई टैक्सेशन था उसके लिए भी क्या था, मॉडर्न हिस्टोरियन जो पर्सन थे उन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया था इन्हें। रॉबर्ट क्लाइव को भी क्रिटिसाइज़ किया था इन बंगाल और इंडिया ड्यू टू हाई टैक्सेशन इंस्टीट्यूटेड, कि इन्होंने जो भी ये हाई टैक्स लगवाया था रॉबर्ट क्लाइव ने और वॉरेन हेस्टिंग ने। सो इनकी वजह से क्या हुआ था, इनको बाद में जो मॉडर्न हिस्टोरियन आए थे उन्होंने क्या किया था, इनको एक्सप्लॉइट भी किया था। So next is permanent settlement. The company had to take some steps to improve agriculture by improving investment in land. So जैसे कंपनी ने क्या था, स्टार्टिंग में क्या था, कुछ सेटलमेंट की, बट नाउ परमानेंट सेटलमेंट के बारे में क्या कहा है, व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वॉज इन इंडिया देन देयर वॉज द गवर्नर जनरल वॉज चार्ल्स कॉर्नवालिस। ओके, तो कॉर्नवालिस 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जमींदार थे वो रिकॉग्नाइज़ किए जाएंगे, उनको क्या था, उनकी लैंड के बेस पर उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। पीजेंट्स थे, उनसे क्या था, कलेक्शन की जाती थी रिवेन्यू की, वो जो टैक्स पे करते थे। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। इसको क्या था, एक फिक्स लिमिट में रख दिया गया था कि आप परमानेंट सेटलमेंट के नाम पर क्या था, आप हमें इतना फिक्स जो आपको मनी हम बता रही हैं वही आप हमें क्या करोगे, एवरी ईयर और एवरी 6 मंथ आप हमें क्या करोगे, पे करोगे। कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ट दैट इट वुड बी इंश्योर टू रेगुलरली फ्लो ऑफ रिवेन्यू। जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने फील किया था ऐसा कि हम क्या है कि ये एक रिवेन्यू कलेक्शन का अच्छा फ्लो रहेगा। दे ऑल्सो फेल्ट दैट दिस वुड मोटिवेट द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, बट इट विल गिव अ चांस टू द पीपल, टू द जमींदार ऑल्सो टू इम्प्रूव देयर लैंड। द जमींदार would benefit from increased production because the revenue demand would not be increased. तो ज़मींदार को क्या कहा गया था कि they will get, but
वी विल नॉट इंक्रीज द रिवेन्यू डिमांड। उन्होंने क्या कहा कि वी विल नॉट इंक्रीज टैक्सेज अगेन एंड अगेन, सो दैट द जो टाइम है, जो मनी है, दे विल यूज़ फॉर देयर improving their land for agriculture. But there was some problem in permanent settlement also. The revenue was fixed but very high. टैक्स क्या था कि फिक्स तो था बट वो इतना हाई लेवल पे था कि ज़मींदार वॉज नॉट एबल टू गिव और टू पे इट। अ ज़मींदार हु फेल्ड टू पे द रिवेन्यू लॉस्ट हिज ज़मींदारी। वो क्या थे कि जो भी अपना फेल हो जाता वो टैक्स पे नहीं कर पाता था, उनकी जो लैंड थी उसको क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। ज़मींदार वर नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। सो इतना हाईली टैक्स पे करने के लिए लोग ना तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी, जो इम्प्रूव था अपनी लैंड का, दे आर नॉट एबल टू डू दिस। बट द सिचुएशन चेंज्ड बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th century. This was a price rise and expansion in cultivation. The income of जमींदार increased. जैसे जैसे क्या था कि जो एग्रीकल्चर एरिया में क्या था, प्रोडक्शन थे, उसके प्राइसेस इंक्रीज़ किए गए, कल्टीवेशन भी इंक्रीज़ किया गया, इनकम थी ज़मींदार की वो भी इंक्रीज़ हुई, बट इट डिडंट नॉट रिजल्ट इन एनी बेनिफिट गिव कंपनी बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड रिवेन्यू। क्या था, जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हुआ, बट ड्यू टू द मोर टैक्स पेइंग टू द कंपनी इट वॉज नॉट ए बेटर रिजल्ट। जो लोग थे, जो ज़मींदार थे, उनको क्या था, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, कल्टीवेशन इंक्रीज़ हुआ, बट फिर भी क्या था, लोग एबल नहीं थे कि मतलब वो अपना जो फिक्स इनका कंपनी का जो रिवेन्यू था उसी के जो टैक्स पे करना था उसी को ही वो पे कर पाते थे। वो अपने लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए फिर भी एबल नहीं हुए। जमींदार प्रेफर टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज दे कुड एंड सेल्डम बोदर्ड अबाउट इन्वेस्टिंग इन लैंड। दे वर जस्ट हैप्पी टू लीज आउट द लैंड टू टेनेंट्स। क्या था कि जो वो ज़मींदार इसलिए खुश नहीं थे, वो बस इतना ही प्रेफर कर रहे थे कि वी वांट मच मोर प्रॉफिट, बट नाउ जो उन्होंने अपनी लैंड के अंदर इन्वेस्ट किया था वो बस इसीलिए खुश थे कि जो टेनेंट्स थे उनसे वो अपनी लैंड को क्या है छुड़ा लें, जो लीज पर ले लें, उस चीज़ को क्या है वो छुड़वा लें, वहाँ से उनसे फ्री करवा लें। द सिस्टम वॉज एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव फॉर द कल्टिवेटर्स। जो कल्टिवेटर्स थे उनके लिए क्या था कि उसको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया गया। ही हैड टू पे अ हाई रेंट टू द ज़मींदार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग टू यू दैट कि टेनेंट्स क्या होते हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जो आपकी लैंड को लेते हैं ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को, कि 1 ईयर के लिए है, 2 ईयर के लिए है। सो यहाँ पर ज़मींदार क्या था कि वो टेनेंट्स एक हाईली उन ज़मींदार को देता था। ज़मींदार किसको देते थे, ब्रिटिशियंस को देते थे, बट देयर वाज नो सिक्योरिटी ऑन ऑफ हिज राइट ऑन लैंड, कि जो वहाँ पर सिक्योरिटी किसी के लिए भी नहीं थी, ना कल्टीवेटर के लिए थी ना ज़मींदार के लिए थी। कल्टीवेटर ऑफर had to take loan from the money lender to pay rent। वो कल्टीवेटर ऑब्वियसली पहले ही लोन ले रखा होता था, उसके बाद जब अगर फेल हो जाता उसको देने में तो फिर उनको क्या था लैंड के लिए वो जितना भी उनको रेंट पे किया है उसके अपोजिशन में और देना पड़ता था। सो इसलिए क्या था कि जो कल्टीवेटर थे वो क्या थे डबल उनको ऑप्रेसिव किया जा रहा था। एक तरफ से वो वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ से उन्होंने मनी को लैंड किया है, सेकेंडरी वो ज़मींदार को पे कर रहे हैं। सो दिस वाज द क्रिटिकल सिचुएशन। दिस वाज द सेल रूम ऑफ द ईस्ट इंडिया हाउस ड्रॉन बाय थॉमस रॉबिन्सन एंड ऑगस्टस चार्ल्स 1809। ये क्या है आपका 1809 में क्या था, एक असेंबली है ये सेल रूम। यहाँ पर क्या था कि जो आपका कॉटन के और जो भी हमारा जो प्रोडक्शन होता था इंडिया का वो क्या था सेल किया जाता था यहाँ पर। सो ये आप पिक्चर इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारे क्या है ट्रेडर्स बैठे हुए हैं और ये उन प्रोडक्शन को क्या है बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है महलवाड़ी सिस्टम। बिफोर इट वी हैव लर्न अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट, जो आपका स्थायी बंदोबस्त था, वहाँ पर प्रॉब्लम्स रही लोगों को। सो नेक्स्ट आया आपका महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम में क्या है कि मतलब इसमें के न्यू सिस्टम लाया गया था। इसके अंदर क्या किया गया था, बाय द अर्ली 19th century द कंपनी ऑफिशियल्स वर प्लानिंग टू चेंज द रिवेन्यू सिस्टम।
अर्ली 19th सेंचुरी में क्या था, बिफोर इट देयर वाज द परमानेंट सेटलमेंट। सो आफ्टर दिस कंपनी ऑफिशियल्स ने न्यू प्लान किया कि रिवेन्यू हमारा सिस्टम है उसको चेंज कैसे किया जाए। न्यू सिस्टम उन्होंने होल्ट मोकेंजी थे, उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम लेकर आए। उन्होंने क्या कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी, जो नॉर्थ साइड का जो एरिया था हमारे इंडिया का, उसके बारे में उन्होंने कंसर्न दिखाया। ही वॉन्टेड टू प्रजर्व दिस इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया, आगे आए वो। ही सेंट कलेक्टर्स टू डिफरेंट विलेजेस टू टेक अ सर्वे। वहाँ पर क्या किया कि जो टैक्स कलेक्टर थे उनको क्या था कि वहाँ पर सेंड किया अलग अलग विलेजेस के अंदर कि वहाँ पर आप एक सर्वे कीजिए एंड गेट नॉलेज अबाउट देयर रिगार्डिंग लैंड साइज, टाइप द कस्टम राइट्स जो उन लोगों को दिए गए हैं वो कैसे हैं, वहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स जो है कम्युनिटी है वो कैसी है और वो किस टाइप से पे कर रही है। द रिवेन्यू एस्टिमेशन वॉज डन फॉर ईच विलेज। सो इसी बेस पर जो उनका एरिया वाइज था उसके बेस पर क्या कर दिया गया, एक रिवेन्यू सिस्टम क्रिएट किया गया कि हम इस विलेज में इतना एस्टिमेटेड रिवेन्यू यहाँ से वी कैन गेट। द विलेज वॉज नोन एज महल एंड हेंस दिस सिस्टम वॉज नोन एज महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम अब आपको समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि जो विलेज था उसको एक एज अ महल बोला गया है और वहाँ पर जो सिस्टम रिवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम अप्लाई किया गया दैट वाज महलवाड़ी सिस्टम। इट वाज डिसाइडेड टू रिवाइज द रिवेन्यू डिमांड पीरियडिकली। द विलेज हेडमैन वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, कि जो वहाँ पर जो हेडमैन होता है विलेज का, ही हैज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द रिवेन्यू अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशियंस। So next is Monroe system. Monroe system. This system was also known as Rayatwadi system. It was first tried on a small scale by Captain Alexander Reid. He tried it in the some of those areas which were taken over after defeat of Tipu Sultan. This system was subsequently developed by Thomas Monroe. This system was gradually implemented all over South India. लिसन स्टूडेंट, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि जो हमारा महलवाड़ी सिस्टम है दैट हैज़ कम इन नॉर्थ इंडिया। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट साउथ इंडिया। सो मुनरो सिस्टम हमारा कहाँ आया है, साउथ इंडिया में आया है। जो आपका महलवाड़ी सिस्टम था वो कहाँ आया था, नॉर्थ इंडिया में। जो मोनरो सिस्टम है इसको रियतवाड़ी सिस्टम भी कहते हैं। यू कैन मेंशन दिस इन योर नोट्स ऑल्सो कि इसके लिए क्या था, स्मॉल स्केल पे जो कैप्टन अलेक्जेंडर रेड थे उन्होंने ट्राई किया, इसको स्मॉल स्केल पे ट्राई किया गया। बट आफ्टर दैट द थॉमस मुनरो थे, उन्होंने क्या था कि जो टीपू सुल्तान को उन्होंने क्या था डिफीट किया। आफ्टर दैट दे हैव गॉन इन द साउदर्न एरिया एंड थॉमस मुनरो डेवलप्ड द मुनरो सिस्टम। अगर पूछता है कोई भी कि मोनरो सिस्टम किसके थ्रू डेवलप किया गया, हु वाज दैट पर्सन, दैट वाज थॉमस मुनरो। इसको इम्प्लीमेंट किया गया साउथ इंडिया में। देयर वर नो ट्रेडिशनल ज़मींदार इन साउथ, सो सेटलमेंट हैड टू बी डायरेक्टली मेड विद द कल्टिवेटर्स। जो रियत था यहाँ पर क्या था कि कोई भी ट्रेडिशनल ज़मींदार वहाँ पर नहीं थे। जो सेटलमेंट थी, जो कल्टीवेशन था वो किसके थ्रू किया जाता था, रैयत के थ्रू। जो कल्टीवेटर्स थे वो कंटिन्यूसली वही वर्क कर रहे थे। So Rayat has been tilling the land for generations. Their field were carefully surveyed to make the revenue assessment. So government अब वहाँ पर आई है किसकी, ब्रिटिशियंस की। So रैयत को क्या था कि उनको लैंड नेक्स्ट जनरेशंस के लिए उन्हीं के पास रहती थी वहाँ पर साउथर्न एरिया में। So वहाँ पर सर्वे किया गया कि असेसमेंट, रिवेन्यू असेसमेंट क्या रहेगा। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास। कब तक रहे, 1719 to 26। वी कैन कॉल इट सर थॉमस मुनरो फर्स्ट बोरोनेट। जो KCB है 27 मई 1761 to 6 जुलाई 1827। वॉज अ स्कॉटिश सोल्जर, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर। ही वॉज एन ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी ऑफिसर एंड statement. He served with his regiment during the hard, वो आपका रैयतवाड़ी है। सो these things the Monroe system है आपका, वहाँ पर every places Britishers want to increase their revenue by the
टैक्सेज। सो प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव रिवेन्यू डिमांड, मोर रिवेन्यू डिमांड क्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ब्रिटिशियंस। सो इसके लिए क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। रिवेन्यू ऑफिशियल्स वांटेड टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड। रिवेन्यू ऑफिशियल्स क्या कहते हैं कि लैंड के थ्रू आप इनकम इंक्रीज करो। उन्होंने क्या किया, हाईली रिवेन्यू डिमांड किया। पीजेंट्स वर नॉट एबल टू पे द रिवेन्यू, द रियर्स फ्लैड द कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मैनी रीजन। तो ये क्या हुआ कि इतने सारे जो रीजन्स थे वहाँ पर क्या हुआ, कंट्री साइड में भी लोगों ने, रियर्स ने क्या किया, अपोजिट रिएक्शन दिया। लोग क्या था, एबल नहीं थे, जो वो किस चीज़ के एबल नहीं थे कि वी विल नॉट एबल टू पे द हाईली टैक्सेस। सो कंट्री साइड पीपल थे, विलेजेस थे, दे आर मूविंग अनदर साइड एंड ऑब्वियसली दे आर अपोजिट टू द ब्रिटिशियंस। सो next is old court house, Fort William, Calcutta, 1762-1774. high demand of indigo. लिसन स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हुआ, हमने मोनरो सिस्टम, हमने परमानेंट सेटलमेंट और आपका जो महल वाली सिस्टम है, वी हैव लर्न दिस, बट इंक्रीजिंग फॉर देयर रिवेन्यू ब्रिटिशियंस आर इंक्रीजिंग देयर डिमांड डे बाय डे। सो उन्होंने अब न्यू प्लानिंग क्या की है कि हम इंडिगो प्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, इंडिगो, कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडिगो प्लांटेशन। इंडिगो क्या होती है, नील की जो खेती थी, ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, 13th सेंचुरी में क्या किया है, 13th सेंचुरी में दे आर स्टार्टिंग इंडिगो डिमांड। इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड इन इटली, फ्रांस, ब्रिटेन। जो इंडिया से जो इंडिगो प्रोडक्शन होता था वो कहाँ कहाँ ट्रेड किया जाता था, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन। अंडरलाइन दीज लाइन्स, बट द प्राइसेज ऑफ इंडिगो वर वेरी हाई एंड हैंस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो कुड रीच द यूरोपियन मार्केट। सो बट क्या था, डिमांड इज मच मोर, बट वी आर नॉट एबल टू सेंड मच मोर टू द यूरोपियन मार्केट। So wood in another plant which is used for making violet and blue dye. So एक wood था, वो क्या था, एक another plant था जिससे भी क्या था कि violet और blue dye भी create की जाती थी। Wood is a plant is temperate zone and hence has easily available in Europe. So इसी से वहाँ पर क्या की जाती थी, नील जो ये क्रिएट किया जाता था, इंडिगो जो इंडस्ट्रीज थी वो चलती थी। सो वो वुड जो आपका grown in northern Italy, southern France and in parts of Germany and Britain. The wood producer in Europe were worried by the competition from indigo and hence pressurized their government to ban the import of indigo. So वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे यूरोप के, वो क्या थे कि परेशान थे और उन्हें कंपटीशन मिल रहा था किससे, कि जो इंडिगो का प्रोडक्शन यहाँ से हो रहा है उसके थ्रू वो क्या थे कि उनको ज़्यादा चाहिए था। और उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के ऊपर इंपोर्ट करने के लिए, जो उनकी ही गवर्नमेंट थी उसको इंपोर्ट करने के लिए क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। सो यहाँ पर क्या किया, बट इंडिगो वॉज प्रेफर्ड बाय द क्लॉथ डायर्स। लोगों ने तो क्या था, यूरोपियन से वो अदर थे, उन्होंने क्या किया था कि इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, बट जो लोग थे उनको डाई के लिए, क्लॉथ डाई के लिए उनको नीड थी। सो वाइल इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर, वुड प्रोड्यूस्ड पेल एंड डल ब्लू। ये क्या था, जो इंडिगो था उसकी नीड क्यों पड़ी है, इंक्रीज़ क्यों किया गया उसकी डिमांड को, इसके लिए मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है कि जो प्रोडक्शन था वो क्या था कि हमारा जो यहाँ का प्रोडक्शन था इट वाज वेरी लो। सो बट द डिमांड फॉर आवर जो इंडियन इंडिगो है उसकी डिमांड क्या थी, यूरोपियन कंट्रीज़ में मच मोर थी। रीजंस क्या थे, फर्स्ट तो क्या था आपको ये कि बताया कि वहाँ पर क्या था, एक अदर प्लांट था वो इसके प्लेस पर यूज़ किया जाता था, बट इन आर इंडिया की जो इंडिगो थी वो क्या थी, एक बेटर कलर गिवन करती है। सो इसलिए भी डिमांड इंक्रीज हो गई थी। इंडिगो कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया गया फ्रांस में भी। ये क्या था कि जो इसके साथ साथ जो पुर्तगाल्स था वहाँ पर भी इसको स्टार्ट किया गया, ब्राज़ील में, और जमाइका, स्पेनिश, वेनेजुएला। तो इन सारी जगहों पर क्या था कि नॉर्दर्न अमेरिका में भी क्या था, डिमांड इंक्रीज हुई। बट एंड ऑफ द 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन ब्रिटेन एंड कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड मैनीफोल्ड। ये क्या हुआ, ब्रिटेन में क्या था, इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज़ किया गया, कॉटन प्रोडक्शन था वो भी इंक्रीज़ किया गया। ये सब इन्होंने क्या क्या की, जो क्लॉथ्स डिमांड थी, जो क्लॉथ्स के डाई के लिए डिमांड थी वो इंक्रीज़ हो गई है। द एग्जिस्टिंग सप्लाईज ऑफ इंडिगो फ्रॉम वेस्ट
in West Indies and America collapsed due to the various regions. So supply थी वो West Indies में और अमेरिका में that has collapsed. There is behind much more another reasons. The indigo production in the world fell by the half between 1783 to 1789. So जो most of the world था वहाँ पर क्या था कि इंडिगो प्रोडक्शन डाउन चला गया. कब से कब तक गया है? 1783 to 1789. इट मीन्स क्या हुआ कि डिमांड जो थी इंडियन इंडिगो की हैज़ इंक्रीज्ड. ब्रिटिश इंडिगो फैक्ट्री इन इंडिया, ये क्या था? इंडिया के अंदर जो फैक्ट्री इन्होंने सबसे पहले लगा रखी है हमारे इंडिगो की साउदर्न एरिया में. मेजर सोर्स ऑफ इंडिगो, कि इंडिया में सबसे मेजर सोर्स क्या था इंडिगो क्रिएट करने का? कंपनी लुक्ड फॉर वे टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th century. Indigo cultivation in Bengal rapidly expanded. Only about 30% of indigo imported in Britain in 1788 was from India. ओनली 30% जो इंडिगो थी वो क्या था? ब्रिटेन से क्या था? इंपोर्ट की जा रही थी. इन 1789 वॉज फ्रॉम इंडिया. ये क्या था कि इंडिया में सिर्फ 30% ही 1788 में इंपोर्ट की गई. बट द फिगर जो 1810 था उसमें हम ये फिगर कहाँ मूव कर जाती है? 95%. सो डायरेक्टली 30% टू 95% डिमांड ऑफ इंडिगो, इंडियन इंडिगो टू ब्रिटेन हैज़ इंक्रीज्ड. जो कमर्शियल एजेंट थे, ऑफिशियल्स थे, कंपनी ने क्या था? उन्होंने इन्वेस्ट करना. दे हैव स्टार्टेड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिगो प्रोडक्शन, इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया था. मैनी पीपल फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड केम टू इंडिया बिकेम प्लांटर्स. बहुत सारे मैनी पर्सन हैज़ कम फ्रॉम द स्कॉटलैंड इंग्लैंड टू इंडिया and grab that opportunity. Company and banks were giving loan for indigo cultivation at that time because the British company want to increase much more indigo production. So they banks and company already has given much more loan to increase the production of indigo. दीज आर द आर्टिशियंस. जो हमारे जो मोरिस कॉटन प्रिंट, जो आप यू कैन सी दिस पिक्चर, लेट 19th सेंचुरी में जो इंग्लैंड में था. और कालमकारी, ये जो आप नीचे की जो पिक्चर देख रहे हो ये हमारी क्या थी? कालमकारी थी 20th सेंचुरी में. ये क्या था? कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं कि जो हमारे आर्टिशियंस थे दे आर डूइंग मच मोर बेटर वर्क देन द फॉरेनर्स. Next, system of indigo cultivation. We can call it niche cultivation. In this system, planter produced indigo on those land which were under his direct control. Planters, जो लोग जिनके कंट्रोल कंप्लीटली अंडर कंट्रोल थी, वही लोग इसके ऊपर क्या कर रहे थे? प्रोडक्शन कर रहे थे. प्लांटर्स ने क्या था? लैंड को क्या था? बोट कर लिया है या रेंट पे जो थे ज़मींदार से ले लिया है. ही डायरेक्टली एम्प्लॉयड लेबरर टू प्रोड्यूस इंडिगो. और डायरेक्टली उन्होंने क्या किया था? एम्प्लॉयर्स को भी हायर किया इंडिगो प्रोडक्शन के लिए. द प्रॉब्लम विद नीच कल्टिवेशन. वी आर लर्निंग अबाउट द इंडिगो कल्टिवेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्न अबाउट कि हाईली डिमांड ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन क्यों हुआ. आफ्टर दैट कि स्टार्ट कैसे किया है. आफ्टर दैट द प्रॉब्लम विद नीच कल्टिवेशन. सो नाउ द प्रॉब्लम्स विद नीच कल्टिवेशन. इंडिगो कुड ओनली बी कल्टिवेटेड ऑन फर्टाइल लैंड. सिर्फ जो फर्टाइल लैंड थी उसी के ऊपर हो सकती थी. बट दीज एरियाज वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड हैंस ओनली स्मॉल प्लॉट्स कुड बी एक्वायर्ड. क्या था कि लोग जहाँ पर अपना एग्रीकल्चर, जो फर्टाइल लैंड थी उसके ऊपर वो क्या था कि स्मॉल एरिया था. बिकॉज पॉपुलेशन वॉज मोर देन द एरिया, सो स्मॉल प्लॉट्स वर अवेलेबल to do cultivation. This makes difficult to expand area under niche cultivation. So जो इंडिगो कल्टिवेशन था इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ? प्रॉब्लम क्रिएट हुई. They attempted to lease in the land around the indigo factory. While doing so, they evicted the peasants from the area. Peasants evicted अवे क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन. सो उन्होंने क्या किया था कि लोगों की जो लैंड थी उसको लीज पर छोड़ा है. जो इंडिगो फैक्ट्रीज थी उसके सराउंडेड एरिया में उन्होंने स्टार्ट किया. पीजेंट्स थे उस एरिया के, उन्होंने भी क्या था? थोड़ा अपोजिट रिएक्शन दिया, उन्होंने भी विरोध किया. वो भी कन्फ्लिक्शंस भी हुए, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई. क्योंकि लोग क्या था कि
इंडिगो कल्टीवेशन का क्या है बेटा कि एक बार जब आप उसके किसी भी फर्टाइल लैंड के ऊपर इफ़ यू आर डूइंग इंडिगो कल्टीवेशन देन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड हैज़ गॉन डाउन. So that was the main reason कि peasants were opposed to the Britishans indigo plan. A large plantation required a large number of workers कि जितने बड़े बड़े plantations लगाए जाते थे वहाँ पर need किसकी होती थी? workers की. Work and indigo plantation coincided with the time when peasants were busy with राइस कल्टीवेशन. कि क्या होता था कि वर्कर्स की नीड कब होती है? जब वर्कर्स राइस प्रोडक्शन के अंदर बिजी होते थे उसी टाइम एट दैट टाइम द सेम टाइम वाज इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो. सो मोबिलाइजिंग दो मोबिलाइजिंग थी जो लेबर की मूविंग थी इधर से उधर वो क्या था एक डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था. सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई थी नीज कल्टीवेशन के लिए. नेक्स्ट है रैयती सिस्टम. रैयती अंडर द रैयती सिस्टम इंडिगो कल्टीवेशन वाज डन बाय द रैयत्स. अब क्या था जो हमने रैयतवाड़ी जो सिस्टम किया था उसके अंदर ही अब उस एरिया में क्या था इंडिगो कल्टीवेशन इंक्रीज करने का ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर एग्रीमेंट किए गए जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किया गया. रैयत से क्या है सिग्नेचर्स लिए गए. दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ रैयत. कि जो भी लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो टेनेंट्स हैं जो लोग खेती कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर एरिया में वर्क कर रहे हैं देयर वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेडमैन ऑफ द विलेज. ही विल टेक the signature of these rayats for doing cultivation of indigo. So after signing the contract signing the contract, Rayat got cash advanced from the planters, but after taking the loan the Rayat was committed to grow indigo at least 25%. जैसे ही उन्होंने क्या है लोन उनको मिला है सिग्नेचर उनसे ज़बरदस्ती करवा लिया गया है तो आफ्टर दैट दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली 25% पार्ट ऑफ देयर लैंड विद इंडिगो. सीड्स और ड्रिल्स प्रोवाइड की जाती थी प्लांटर्स को के थ्रू. सो ये सारे वर्क होने के बाद भी क्या था 25% पार्ट ही गिवन किया गया था. बट द प्लांटर्स थे उनको क्या था इंडिगो के लो प्राइसेस मिलते थे. रैयत वर ऑलवेज इन डेब्ट ट्रैप कि लोगों को उससे कोई बेनिफिट इतना नहीं मिल रहा था. उनको प्राइसेस क्या थे लो ही गिवन किए जा रहे थे. एक लंदन की जो पिक्चर गैलरी है वो शो की गई है पिक्चर ऑफ लीडन हॉल स्ट्रीट लंदन 1837 में. दिस इज शोइंग दैट द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ लंदन ड्यू टू इंडिया कि वहाँ की मार्केट क्या है ग्रो कर रही है ड्यू टू प्रोडक्शन टेकिंग द इम्पोर्ट ऑफ आवर कंट्री. क्योंकि हमारी कंट्री का जो एक मटेरियल था वो कहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटिशियंस के वो. तो ये ब्रिटेन में जो किया जा रहा है वहाँ से क्या हुआ कि उनकी जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज होने लगा उनकी मार्केट ग्रो करने लग गई. नेक्स्ट आता है ब्लू रिबेलियन. ब्लू रिबेलियन. Thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo in March 1859. क्यों कहा गया है कि नील विद्रोही क्यों बोला गया? इंडिगो प्रोडक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है बंगाल में वहाँ पर क्या हुए रेबेल स्टार्ट हो गई है रेबेलियन वहाँ पर आए. उन लोगों ने क्या किया है जो हेडमैन हैं जो विलेजर्स हैं दे पीजेंट्स अगेंस्ट ऑल द पर्सन्स अगेंस्ट टू द ब्रिटिशियंस. सो जो बंगाल था रिफ्यूज़ टू ग्रो इंडिगो. बंगाल से जो रैयत सिस्टम था वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ रैयत्स डिनाई टू ग्रोइंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो. मार्च 1859 रैयत रिफ्यूज़ टू पे रेंट टू द प्लांटर्स कि जो रैयत से उन्होंने प्लांटर्स को भी मना कर दिया कि वी विल नॉट पे यू. सो दे अटैक्ट इंडिगो फैक्ट्रीज. जो फैक्ट्री मैंने अभी आपको दिखाई थी उसके ऊपर क्या था इन्होंने अटैक कर दिया था स्वॉर्ड से स्पीयर से बो एरो वोमन थी वो भी पायलट्स पोर्ट्स पांडा किचन इम्प्लीमेंट्स के साथ उन्होंने भी क्या था अटैक करना स्टार्ट किया. सो हर कोई न किसी ने क्या किया था बायकट स्टार्ट कर दिया. मैनी विलेजेस हेडमैन थे मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स अगेंस्ट द Lithials. The headmen were angry because they had been forced to sign indigo contract. Because you should know this thing कि जो headmen थे villages के वो क्या थे वो खुश नहीं थे. They are taking signature of the peasants and ryots by प्रेशर क्योंकि ब्रिटिशियंस क्या थे प्रेशराइज कर रहे थे हेडमैन को कि यू शुड टेक सिग्नेचर ऑफ दीज पर्सन्स टू ग्रो इंडिगो. सो ये लोग भी अब क्या हुए जैसे कि पॉपुलेशन अपोजिट हुई तो हेडमैन थे वो भी अपोजिट हो गए से. तो यही ब्लू रेबेलियन कहलाया क्योंकि लोग क्या हुए एक रेवोल्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया
आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद में जो रिवोल्ट ये जो रेवोल्यूशन हुई थी 1857 की, ब्रिटिशियन गवर्नमेंट वाज वरीड अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबेलियन। सो इसके लिए उनको क्या था कि उनको पॉसिबिलिटी थी, वो अपोजिट, वो प्रॉब्लम में आ गए थे ब्रिटिशियंस कि 1857 में जो हमारे साथ हुआ उसके बाद में अभी भी अगर रेवोल्यूशन हुआ है दैट इट विल बी हार्मफुल फॉर अस। व्हेन द न्यूज़ ऑफ इंडिगो रिवोल्ट स्प्रेड, द लेफ्टिनेंट गवर्नर toured the region in the winter 1859. This was seen as a sign of sympathy and riots. उन्होंने क्या कहा कि सिंपति के लिए, कि मतलब जो रियत से उनके थ्रू एक कहा कि उन्होंने कि हम लोगों को क्या है कि हम लोग भी आपके साथ हैं, कि वो उनके ही अपोजिट वो भी मिल गए उनके साथ। When the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed to Indigo district. They began writing about the misery of riots and horrors of Indigo system. सो उस टाइम में जो जनरल थे उन्होंने क्या किया, रेबेलियन ने भी क्या किया था, इंटेलेक्चुअली जो कलकत्ता था वहाँ के जो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट थे उनकी जो प्रॉब्लम थी, जो हॉरर कंडीशन हो रखी थी उसके बारे में, मिजरेबल जो कंडीशंस थी उसके बारे में उन्होंने क्या बताया था कि मतलब ये चीज़ें इन लोगों के साथ हो रही है। ये एक हॉररफुल इंडिगो सिस्टम है जो क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए, मिजरेबल कंडीशन क्रिएट कर रहा है। गवर्नमेंट कॉल्ड इन मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स। सो अब क्या है, गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू सेव प्लांटर्स, कि उनको सेव करने के लिए क्या बनाई गई, आर्मी बुलाई गई है। इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया इंडिगो प्रोडक्शन के लिए। कमीशन हैड द प्लांटर्स गिल्टी। It asked the rayat to fulfill their exit obligation and then they were free to cultivate whatever they wished. So अब लोगों को क्या था, प्रेशराइज नहीं किया गया था, उस चीज़ से उनको फ्री कर दिया गया था कि जहाँ पर भी where you want to grow up these things you can grow. Indigo factory in India, where the low cost of labor you can see here कि these people are doing at the low prices. Britishans you can see here moving here and there, but जो laborer है they are sitting on in between the lines and you can see these laborers. So ये low cost पर क्या था, labor वर्क कर रही है। After the revolt, blue rebellion has done, revolt has done. So after this what was happen? इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल आफ्टर द रिवोल्ट। डेफिनेटली कोलैप्स हो गया बंगाल में। प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, अब ये बिहार में चले गए हैं। डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाई इन द लेट 19th century severally affected the business, but the planters managed to expand production. So जो सिंथेटिक डाई थी वो लेट 19th century में क्या था कि काफ़ी लोगों के बिजनेस को अफेक्ट किया, बट दो प्लांटर्स थे उन्होंने क्या था, प्रोडक्शन को फिर भी कुछ ना कुछ तरीके से मैनेज करने का ट्राई किया। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, the plight of indigo farmer in Champaran was brought to his notice. When महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, सो उन्होंने क्या बताया लोगों को कि उन्होंने भी लोगों को, चंपारण की जो पर्सन थे उन्होंने महात्मा गांधी के नोटिस में डाला कि दैट वाज हैपनिंग हियर। सो मूवमेंट भी चला है अगेंस्ट इसके इंडिगो के। सो एक और मूवमेंट वहाँ पे 1917 में कहाँ पे चला, चंपारण में विजिटेड किया कि जो मोमेंट था उसको इंडिके के प्लांटर्स के अपोजिट वहाँ पर एक मोमेंट और चला। दीज वर द प्लांट्स ऑफ इंडियन इंडिगो। सो स्टूडेंट्स, our chapter has completed. You should listen this video carefully and understand the points. If you have any doubt, you can ask me. Thank you. Have a nice day.